नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने पहुंचे विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद आज रविवार 30 जुलाई को दिल्ली लौट आए हैं। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने शनिवार को मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा किया था और फिर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को एक ज्ञापन सौंपा था। वहीं अब दिल्ली वापस लौटने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कुकी और मैतेई समुदाय से राज्य में शांति और सद्भाव बहाल करने में सहयोग करने का आग्रह किया। मनोज झा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मणिपुर में लोगों की इकलौती मांग है कि न्याय के साथ शांति बहाल हो। कहीं भी शांति का कोई विकल्प नहीं है। हम मणिपुर में न्याय चाहते हैं। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति खौफनाक, दर्दनाक और पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। मणिपुर दौरे पर गए इंडिया डेलीगेशन के सांसदों में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वहां से लौटने के बाद कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही हैं। दिल्ली और देश के बाहर भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों में खाना और दवाइयां नहीं हैं, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज के छात्र कॉलेज नहीं जा सकते, दो समुदायों के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वहीं JDU सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि दोनों समुदायों में असुरक्षा की भावना और विश्वास की कमी है। उन्होंने राज्य सरकार पर विश्वास की कमी व्यक्त की। उनका कहना है कि 3 मई के बाद से घटनाएं हुई, लेकिन राज्य सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात में हमने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच लगातार गतिरोध जारी है। संसद के दोनों सदनों से लेकर सड़क तक लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक डेलीगेशन राज्य के दौरे पर है और उसने राज्यपाल को शांति का ज्ञापन सौंपा है। अब इसी क्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर PM नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि PM को मणिपुर जाना चाहिए, PM में हिम्मत है तो मणिपुर जाएं। इसके अलावा पवन खेड़ा ने महंगाई और राजस्थान चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी BJP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि BJP को लाल टमाटर और लाल सिलेंडर पर जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि JP नड्डा जिस जगह जाकर चुनाव जीतने का दावा करते हैं उस राज्य में BJP हारती है। दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है। ऐसे में इसे कल सोमवार को लोकसभा में रखे जाने की संभावना है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे। आपको बता दें कि इसका नाम NCT दिल्ली संशोधन बिल 2023 है और यह 19 मई 2023 से लागू होगा। इसमें NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसमें नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है और दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। उनके अलावा अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्य सचिव एक्स ऑफिशियो सदस्य और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी होंगे। बता दें कि अथॉरिटी में सारे फैसले बहुमत से होंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर उपराज्यपाल फैसला करेंगे, लेकिन वे ग्रुप A के अधिकारियों के बारे में संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं। अगर अथॉरिटी और LG की राय अलग अलग होगी तो LG का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। वहीं इस बिल के पास होते ही अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। बिल के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लिहाजा इसका प्रशासन राष्ट्रपति के पास है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आदि हैं। देश हित में यह आवश्यक है कि यहाँ प्रशासन में सर्वोच्च मानदंडों का पालन हो। बिल के अनुसार दिल्ली के बारे में कोई भी फैसला केवल यहाँ के नागरिकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है। अथॉरिटी ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस जैसे मुद्दों पर LG को सिफारिश करेगी। NCP प्रमुख शरद पवार मंगलवार 1 अगस्त को तिलक स्मारक मंदिर के पुरस्कार समारोह में PM नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच को साझा करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इस पुरस्कार को देने वाले ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रोहित तिलक ने इसकी पुष्टि की है। वहीं शनिवार को सामने आए रोहित तिलक के इस बयान से विपक्ष के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल PM मोदी के साथ समारोह में शरद पवार की मौजूदगी के मुद्दे पर कांग्रेस सहित पवार की NCP के कुछ सहयोगी सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी असहमति भी जाहिर की थी। हालांकि खुद एक कांग्रेसी तिलक ने साफ किया कि पुरस्कार समारोह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। ऐसे मौकों पर नेताओं की उपस्थिति पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। गौरतलब है कि 1 अगस्त को होने वाले पुरस्कार समारोह में PM मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
रोहित तिलक ने इस बात पर जोर दिया कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट विभिन्न क्षेत्रों में सफल लोगों को मान्यता और सम्मान देता रहा है, जिसमें केवल राजनेता ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसलिए उन्होंने इस आयोजन का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। तिलक ने जोर देकर कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पहले ही अपनी मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी और उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शरद पवार के साथ साथ पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे जो ट्रस्टी हैं, वो भी पीएम मोदी के सम्मान में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने कहा है कि इंडिया के बैनर तले विपक्षी दल मणिपुर में हिंसा पर पीएम मोदी की निष्क्रियता के विरोध में 1 अगस्त को उनकी यात्रा के दौरान उनको काले झंडे दिखाएंगे। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी के पवार गुट, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आधव भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी और सपा विधायक पूजा पाल के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच सपा विधायक और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के भी जल्द ही पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही दोनों के विधिवत बीजेपी में शामिल होने का ऐलान होगा। यूपी की चायल विधानसभा सीट से सपा विधायक पूजा पाल 1-2 दिन में ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बता दें कि पूजा पाल दिवंगत बसपा विधायक राजू पाल की पत्नी हैं, जिनकी 2005 में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उनके गिरोह ने हत्या कर दी थी। राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल 2 बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक चुनी गईं। दोनों बार वह बसपा के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। हालांकि जब अतीक अहमद बसपा में शामिल हुए तो वह बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा के टिकट से कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहां से जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी को जल्द ही दूसरा झटका विधायक इंद्रजीत सरोज देने वाले हैं। वह कौशाम्बी जिले के मंझनपुर से विधायक हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं और हाल के दिनों में उन्हें अखिलेश यादव के करीबी लोगों में गिना जाता रहा है। वह भी साल 2018 में बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक और भारतवंशी ने अपनी दावेदारी पेश की है। भारतीय मूल के इस अमेरिकी शख्स का नाम हर्षवर्धन सिंह है, जो इस दौड़ में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली और व्यवसायी विवेक रामास्वामी भी अपने नाम का ऐलान कर चुके हैं। 38 वर्षीय हर्षवर्धन सिंह ने गुरुवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी दावेदारी की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान खुद को एक रिपब्लिकन बताया, जिन्होंने 2017 में न्यू जर्सी में रिपब्लिकन पार्टी के कंजर्वेटिव विंग को बहाल करने में मदद की। हर्षवर्धन सिंह ने खुद को एकमात्र अमेरिकी ब्लड उम्मीदवार भी कहा। वह कहते हैं कि कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिकियों के हित के लिए हमेशा काम किया। हर्षवर्धन सिंह ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हुए बदलावों को सही करने और अमेरिकी मूल्यों को बहाल करने के लिए हमें मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। इसलिए मैंने 2024 के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन लेने का फैसला किया है। द हिल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हर्षवर्धन ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर संघीय चुनाव आयोग के पास अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। आपको बता दें कि हर्षवर्धन सिंह मूल रूप से भारतीय हैं, जिन्होंने 2009 में न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। पेशे से इंजीनियर 38 वर्षीय सिंह की दिलचस्पी हमेशा से राजनीति में रही है। उन्होंने 2017 में गवर्नर पद के उम्मीदवार के रूप में न्यू जर्सी की राजनीति में प्रवेश किया था। हालांकि उन्हें तब सफलता हाथ नहीं लगी। अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है, जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने बद्रीनाथ धाम मंदिर पर बयान दिया, जिसे लेकर बीजेपी के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी मौर्य के बयान की निंदा की है। हालांकि विरोध के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे और उन्होंने इसी मुद्दे पर अब एक और नया बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार 30 जुलाई को कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे। मौर्य ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य, तथ्य और गवाह इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं वे बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 8वीं सदी की शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ बताने के बाद घमासान छिड़ गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि बद्रीनाथ धाम पूरी दुनिया के लिए एक आस्था का केंद्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वे जिस गठबंधन का हिस्सा हैं उसमें उनका इस तरह का बयान आना स्वाभाविक ही है।
वहीं मुख्यमंत्री धामी के बयान पर मौर्य ने कहा कि सीएम धामी ने कहा है कि हमने उनकी भावना को प्रभावित किया है। मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही कहना चाहता हूं कि सबकी आस्था महत्व रखती है। आपकी आस्था है तो अन्य धर्मावलंबी और पंथ के लोगों की भी आस्था है। अगर आपको अपनी आस्था की चिंता है तो आपको दूसरों की आस्था की भी चिंता करनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।